दादा बताते थे कि उनके दिनों में गाँव की ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और सादा होती थी। उस वक़्त ना मोबाइल फ़ोन्स होते थे, ना स्ट्रीट लाइट्स होती थी, ना किसी के पास कोई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी हुआ करती। उन दिनों लोग आम तौर पर पैदल या फिर अपने साइकिल्स पर सफ़र किया करते थे। ज़िंदगी बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड थी। लोग सुबह बहुत जल्दी 4-5 बजे उठा करते, अपने खेतों की तरफ और अपने जानवरों के पास जाया करते और सुबह सवेरे पूरे गाँव का काम शुरू हो जाता और पूरा दिन लोग मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में और अपने जानवरों के साथ काम किया करते थे। उस ज़माने में शहर की तरफ जाना भी कोई आम बात ना हुआ करती। लोग अक्सर गाँव में ही कई-कई दिन और कभी-कभी कई हफ्तों तक रहते। रात को सूरज ढलने के बाद सभी लोग अपने घरों में होते। रात का खाना-वाना खाकर सब लोग बहुत जल्दी सो जाते और सड़कें एकदम सुनसान और वीरान हो जाती। खास तौर पर सर्दियों के वक्त। ये किस्सा भी उन्हीं सर्दियों का है। दादा के ज़िम्मे अपने खेतों को पानी देना होता था। उनका गांव पंजाब के एक ऐसे इलाके में था जहां सर्दियों में धुंध इतनी गहरी होती थी कि आदमी 10 कदम दूर तक मुश्किल से देख पाता था। रात को जब हवा चलती थी तो खेतों में खड़ी फसल हल्की सी सरसराहट की आवाज करती थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज कभी कभी खामोशी को तोड़ देती। एक रात करीब 2 बजे दादा को उठकर खेतों की तरफ जाना पड़ा। अक्सर उनका छोटा भाई उनके साथ होता था, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दादा को अकेले ही निकलना पड़ा। उन्होंने अपनी मोटी चादर ली, एक पुरानी सी लालटेन जलाई और धीरे धीरे गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए खेतों की तरफ चल दिए। सर्द हवा सीधी चेहरे पर लग रही थी और जमीन पर नमी की वजह से हल्की सी फिसलाहट महसूस होती थी। गांव के आखिरी घर के बाद अंधेरा और गहरा हो जाता। सिर्फ लालटेन की हल्की सी पीली रोशनी जमीन पर गिर रही थी और धुंध में ज्यादा दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। दादा गांव से आधा रास्ता तय कर चुके थे जब उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा। पहले उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अक्सर रात को अपने ही कदमों की आवाज इंसान को अजीब लगती है। लेकिन कुछ लम्हों के बाद उन्हें दोबारा महसूस हुआ कि उनके कदमों के अलावा एक और रिदम भी है जो बिल्कुल उनके कदमों के साथ मैच कर रहा है। उन्होंने रुक कर पीछे मुड़ कर देखा। धुंध इतनी गहरी थी कि लालटेन की रोशनी बस कुछ कदम तक ही दिखा रही थी। उस रोशनी के दायरे के बाहर सब कुछ सफेद धुंध में गायब था। कोई शख्स या कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। दादा ने सोचा शायद ये उनका वहम होगा और वो दोबारा अपने रास्ते पर चलने लगे। लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उन्हें फिर वही एहसास हुआ, इस बार ज्यादा वाज़ेह, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे हो, इतना करीब कि अगर वो अचानक रुक जाए तो शायद वो शख्स उनसे टकरा जाए। इस बार दादा ने बिना मुड़े धीरे से अपनी चाल तेज कर दी। सर्द हवा के बावजूद उनके हाथ की उंगलियां लालटेन के हैंडल पर ज्यादा कस गईं। उस दौर में लोगों को कोई छोटी छोटी दुआएं और कलमात बचपन से सिखा दिए जाते थे, जो वो मुश्किल या अजीब लम्हों में पढ़ लिया करते थे। दादा ने भी धीमी आवाज में वो कलमात पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ सेकंड्स के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो दूसरी चाल जो उनके साथ सिंक्रोनाइज हो रही थी अब धीरे धीरे पीछे रह गई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो गई है। दादा ने चलना नहीं रोका और वो चलते चलते वही कलमात पढ़ते रहे। खेतों में पानी लगाना आसान काम नहीं होता। मिट्टी के पंद ठीक करने होते थे, पानी का बहाव और पानी के डायरेक्शन को मॉनिटर करना पड़ता था और ये भी देखना पड़ता था कि कहीं कोई ज्यादा पानी जमा ना हो जाए। लेकिन उस रात दादा को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था
कि कोई दूर खड़ा कहीं उन्हें देख रहा है। दूर से कभी कोई हलचल की आवाज़ सुनाई दी, कभी लगता वो आवाज़ सामने से आ रही है, कभी उनके पीछे से आ रही है और कभी उनके लेफ्ट साइड के खेतों से आ रही है। लेकिन जब भी वो लालटेन उठाकर उस तरफ देखते तो वहां सिर्फ धुंध और खामोशी होती। उन्होंने बिना रुके अपना काम मुकम्मल किया और वो कलिमात पढ़ते रहे और फाइनली अपना काम ख़त्म करके वो कलिमात पढ़ते हुए वो वापस गांव की तरफ चल दिए। उस रात उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कोई किसी को बताया नहीं करता। ये उनके लिए एक काफ़ी नॉर्मल चीज़ हुई। कुछ दिन बाद फिर रात को पानी लगाने का वक्त आया। इस बार भी छोटे भाई ने मना कर दिया, क्योंकि वो पूरा दिन खेतों में काम करके थक चुका था। दादा ने फिर से लालटेन उठाई, अपनी चादर ली और एक बार फिर से निकल पड़े। रात फिर से उतनी ही सर्द थी और उसी तरह धुंध हर तरफ फैली हुई थी। गांव से कुछ दूर निकलने के बाद उन्हें धुंध के अंदर एक शख्स अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। इतनी रात को किसी को उस रास्ते पर देखना बहुत ही अनयूजुअल बात थी। दादा दिल ही दिल में थोड़ा सा घबरा गए और उन्होंने ही सोचा कि शायद ये कोई चोर हो। जब वो करीब आया तो उसने दादा को सलाम किया। उसका चेहरा और जिस्म मोटी चादर में लिपटे हुए थे, जिसकी वजह से दादा ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि वो शख्स कौन है या किस तरह का दिखता है। और सिर्फ उसकी आवाज़ से दादा को इतना अंदाज़ा हुआ कि ये एक बुजुर्ग शख्स है, जिसकी उम्र ज़्यादा है। दादा ने उस सलाम का जवाब दिया और पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं और आप कौन हैं। उस बुजुर्ग ने एक दूर के गांव का नाम दिया, जो वहां से करीब 8-10 किलोमीटर दूर था। उसने कहा कि उसके गांव में उसके रिश्तेदार अपनी आखिरी सांसों पर हैं और वो उन्हें देखने जा रहा है। दादा को ये बात बहुत अजीब लगी। इतनी गहरी रात में कोई इतना लंबा सफर पैदल तय क्यों कर रहा है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पानी मांगा। दादा के पास उस वक्त पानी नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके खेत वो सामने ही हैं और जहां उनके उस खेतों वाले कमरे में एक छोटी पानी वाली मटकी रखी हुई है। तो वो बुजुर्ग ने फौरन उनके साथ चलने के लिए हाँ कर दी। ये बात भी दादा को कुछ अजीब लगी, लेकिन वो दोनों साथ साथ खेतों की तरफ चलने लगे। दोनों कुछ देर खामोशी से चलते रहे। धुंध इतनी गहरी थी कि कभी कभी बुजुर्ग सिर्फ धुंध के अंदर एक धुंधली सी सूरत लगती। जब वो खेतों के करीब पहुंचे तो दादा ने महसूस किया कि बुजुर्ग की चाल बहुत हल्की है। इतनी हल्की कि उनको मिट्टी पर कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जो आमतौर पर आती है। खेत के कमरे तक पहुंचकर दादा ने लालटेन उस कमरे के अंदर रखी और वहां पड़ी मटकी से पानी एक बर्तन में निकाला। जब वो बर्तन उन्होंने उस बुजुर्ग की तरफ किया तो उन्हें एहसास हुआ कि बुजुर्ग बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही खड़ा है और वो अंदर नहीं आ रहा। लेकिन उसका चेहरा अभी चादर में लिपटा हुआ। उसने उस बर्तन को लिया, लेकिन उसका हाथ इतना ठंडा था कि दादा को फौरन महसूस हुआ जैसे किसी बर्फ को छू लिया। बुजुर्ग ने पानी पीकर अपना सर हल्का सा झुकाया और एक अजीब सी आवाज की, ऐसे जैसे कोई मुंह दबाकर हंस रहा हो। दादा को यह बात अजीब लगी, लेकिन वो बुजुर्ग बिना कुछ बोले बस पीछे मुड़ा और एकदम से चलने लगा। अब दादा उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहे। उस बुजुर्ग की चाल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो कदम ना ले रहा हो, बल्कि वो हवा में फ्लोट कर रहा हो। दादा खड़े बस उसको हैरत से देखते रहे। अभी वो कुछ 5-7 कदम आगे ही गया होगा और बिल्कुल दादा की आंखों के सामने देखते ही देखते वो एकदम से गायब हो गया। दादा एकदम से हैरान हुए
उन्होंने फौरन वो लालटेन उठाई और तेजी के साथ उस रास्ते पर चलने लगे, ये देखने के लिए कि आखिर वो बुजुर्ग इतनी तेजी से उनकी आंखों के सामने से गायब कैसे हुआ। दादा जब उस रास्ते पर 10-15 कदम आगे गए तो उन्हें किसी का भी कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा। ये बात उस वक्त दादा के जहन में बहुत ही खौफनाक तरीके से बैठ गई और दादा सोचने लगे कि शायद ये कोई और चीज थी। दादा ने फौरन से ऊंची आवाज में वो कलिमात पढ़ना शुरू की और वापस अपने खेतों की तरफ आए। खेतों में पानी लगाते वक्त इस बार भी दादा को ये लग रहा था कि कोई खड़ा उन्हें देख रहा। दादा की नजर बार बार उठकर उसी कमरे की तरफ जा रही। उन्हें धुंध में ऐसे लग रहा था कि शायद उस कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है या शायद वही बुजुर्ग खड़ा है। दादा कंटिन्यूअसली अपने कलिमात पढ़ रहे थे और तेजी के साथ अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहे। अब दादा के मन में ये डर अजीब सा बैठ चुका। उन्होंने तेजी से काम किया और कलिमात पढ़ते रहे और बड़ी तेजी के साथ कदम लेते हुए वो वापस अपने गांव की तरफ चले गए। उस रात के बाद दादा ने यह सोचा कि अगली बार वो रात में गांव से अकेले कहीं नहीं जाएंगे और हमेशा किसी दोस्त को या फिर अपने छोटे भाई को लेकर ही अपने खेतों की तरफ जाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती। कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक रहा और दादा के छोटे भाई उनके साथ खेतों में जाने लगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक बार फिर से ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन्हें अकेले ही खेतों की तरफ जाना पड़ा। इस बार फिर से वही सर्दी, वही धुंध, वही खामोशी और वही लालटेन। गांव में उस वक्त लोग जल्दी सो जाया करते थे और सिर्फ 8-9 बजे ही एकदम सन्नाटा हो जाता। और रात को दादा को करीब 2 बजे फिर से उन खेतों की तरफ जाना पड़ा। उन्होंने खुद को एक गहरी तसल्ली थी और वो कलिमात पढ़कर अपने ऊपर और अपने इर्द गिर्द फूंक ली। अभी वो खेतों से बाहर निकले ही थे और फिर से उसी रास्ते पर जा रहे। ये ठीक उसी जगह जहां उन्हें लास्ट टाइम वो बुजुर्ग मिला था। एक बार फिर से वही बुजुर्ग ठीक उसी ही चादर में वापस से नजर आया। वो बुजुर्ग एक बार फिर उनके पास उसी तरह आया और बिल्कुल अनजान लहजे में एक बार फिर से उसने ठीक उसी तरह सलाम किया। दादा एकदम चौकन्ना हो गए और खौफ की लहर उनके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उन्होंने सलाम का फिर से जवाब दिया, लेकिन इस बार उनकी आवाज काफी लड़खड़ा रही। उस बुजुर्ग ने एक बार फिर से उनसे उसी तरह से पानी मांगा, लेकिन इस बार दादा की हिम्मत ना हुई कि उस बुजुर्ग को अपने साथ ले जाएं और पानी पिलाएं। दादा ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो जल्दी में है, उन्हें अपना काम खत्म करना है और उनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है। वो बुजुर्ग कुछ लम्हों तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद एक बहुत ही धीमी सी आवाज में उसने 2-4 लफ्ज बोले, लेकिन दादा की समझ में बिल्कुल नहीं आया। दादा तेजी के साथ आगे बढ़ गए। इस बार दादा का डर बिल्कुल वाज़ेह था। उनका दिमाग अब इस बात को सोच रहा था कि आखिर ये फिर से ठीक वही सब कुछ उनके साथ कैसे हो रहा है। लेकिन दादा ने वो कलिमात पढ़ना शुरू की और तेजी के साथ वो कलिमात पढ़ते हुए अपने खेतों की तरफ गए। इस बार जब वो अपने खेतों के उस कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस दरवाजे के बाहर पहले से ही कोई खड़ा है। उन्होंने कुछ हिम्मत की और जब वो अपने दरवाजे के करीब गए तो उन्होंने लालटेन आगे बढ़ाकर देखा कि ये वही बुजुर्ग है, उसी चादर में, और वो खड़ा सिर्फ उस दरवाजे की तरफ देख रहा। इस बार दादा के कदम वहीं रुक गए और खौफ की लहर उनके तन बदन में दौड़ गई। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें। दादा की हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़ें और उस बुजुर्ग के पास जाएं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो तेजी के साथ वापस मुड़ेंगे और वापस गांव की तरफ दौड़ लगा देंगे। दादा ने जैसे ही पीछे मुड़कर दौड़ लगाना शुरू की, उस बुजुर्ग की एक बड़ी खौफनाक हंसी उस पूरे इन्वायरमेंट में फैल गई।
उसकी हंसी की आवाज़ हर तरफ बहुत जोर से गूंज रही थी। दादा डरते हुए बस उस रास्ते पर दौड़ रहे थे। वो कलिमात जो वो हमेशा पढ़ा करते थे, वो भी अब उनके जहन में नहीं आ रहे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, उनकी सांस बहुत तेज थी और उनका दिल जैसे जिगर से बाहर निकलने वाला हो। लेकिन उस हंसी की आवाज़ उनको वाज़ह तौर पर हर तरफ से सुनाई दे रही। फिर उन्हें अचानक ऐसे लगा जैसे उनके बिल्कुल पीछे कोई उन्हीं की रफ्तार से भाग रहा और उनके आसपास से उन खेतों में भी एक नहीं बल्कि कई चीजें भाग रही। खेतों की वो हलचल दादा को साफ तौर पर सुनाई दे रही। उन्हें साफ तौर पर ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग उनके आसपास उन खेतों में भाग रहे हैं। वो हंसी की आवाज अब भी हवा में उसी तरह से गूंज रही, जैसे वो हंसी अब भी उनके आसपास से ही आ रही। भागते हुए दादा की सांस फूलने लगी, उनकी हालत खराब होने लगी। और अभी कुछ ही देर हुई थी कि सामने सड़क के ठीक बीचों बीच उन्हें कोई लंबा सा शख्स खड़ा दिखाई दिया। दादा घबरा कर वहीं रुक गए और एकदम से पीछे मुड़कर देखा। अब पीछे एकदम सन्नाटा था। उनके आसपास वो जो खेतों में भागने की आवाजें आ रही थी, वो एकदम थम चुकी थी। अब दादा को सिर्फ रास्ते पर खड़ा वो लंबा सा शख्स दिखाई दे रहा था। दादा घबराहट की वजह से चिल्लाने लगे और रोने लगे। दादा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहना शुरू किया कि आखिर तुम लोग कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? साथ ही साथ दादा के रोने की आवाज हर तरफ फैल गई। लेकिन इस बार वो हंसी और भी तेज हो गई, ऐसे जैसे उनके चारों तरफ से बहुत सारे लोग मिलकर हंस रहे हैं। वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावनी हंसी थी। खौफ के मारे रोते हुए दादा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो वहीं पर उसी वक्त बेहोश हो गए और उनकी आंख तब खुली जब दिन निकल चुका था और 3-4 गांव के लोग उनके आसपास खड़े थे। लोगों ने उन्हें उठाया, लेकिन दादा की तबीयत अभी भी खौफ की वजह से बहुत खराब थी। वो अभी भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। दादा को उनके घर लेकर आया गया और वहां पर उनके सभी घर वालों ने दादा की देख रेख की। दादा के छोटे भाई भी बड़ी परेशानी में उनके पास खड़े थे। फाइनली कुछ टाइम के बाद जब गांव वाले और घर वाले सभी जमा थे और दादा की हालत कुछ ठीक हुई, तो उन सभी ने पूछा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। दादा ने उन्हें वो सारा किस्सा बताया कि उनको कैसे शुरू में कुछ आवाज़ें आती थी और फिर वो बुजुर्ग दिखाई दिया और कैसे उन्होंने उस बुजुर्ग को पानी पिलाया और उसके बाद इस तरह से सभी वाकयात दादा के साथ पेश आए। इतने साल गुजर जाने के बाद भी दादा आज भी हमें जब ये वाकयात बताते हैं तो उनके चेहरे का रंग थोड़ा अलग हो जाता है। अभी भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खौफ वाज़ह तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई देता है। इसके साथ ही और भी कई वाकयात हैं जो दादा के साथ और उनके घर वालों के साथ, उनके दोस्तों और गांव वालों के साथ पेश आए थे। और दादा अक्सर हमें बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाते हैं और वो किस्से मैं आपको धीरे धीरे भेजता रहूँ।